बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बतौर आर्मी चीफ अपना आखिरी खिताब किया। कमर जावेद बाजवा साहब ने जो बातें की वो यौम शोहदा की एक तकरीब थी, उसमें वो बात कर रहे थे। और जो बातें उन्होंने की पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ फैक्ट्स जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। आर्मी चीफ भी अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो फैक्ट नहीं है तो आप उसकी तस्हीह कर सकते हैं। वो जो कहना चाहते हैं ये उनका जमहूरी हक है, वो कह सकते हैं। इसी तरह जो हम कहना चाहते हैं वो आप सबका जमहूरी हक है, आप वो कह सकते हैं। सवालात उठाना, जवाब मांगना, हकाइक सामने लेकर आना, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जमहूरियत के अंदर ऐसे ही होता है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक तो जमहूरियत या डिक्टेटरशिप तो नहीं है बज़ाहिर जो कहा जाता है। तो आर्मी चीफ ने जो कहा पहले वो देख लें आप। उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन में इंपोर्टेड और सिलेक्टेड की बजाय मुंतखब हुकूमत आनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे थे कि इल्जामात लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर सियासतदान। उन्होंने ये फरमाया, जो सबसे अहम बात सबसे पहले रखी हुई है इस खबर में, उसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। आर्मी चीफ ने 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं आज के खिताब में। पूरा खिताब तो मैं आपको नहीं बता रहा, आपने बहुत दफा सुन लिया होगा, बहुत दफा पढ़ भी लिया होगा, लेकिन वो 3-4 चीजें मैं आपके सामने रखता हूं जिन नुकात के ऊपर मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए और वहां गुंजाइश मौजूद है। नंबर 1, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल आर्मी ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला किया। अच्छा, अब इसमें कई जगह पे फरवरी जो है ना वो रिपोर्ट हुआ है कि फरवरी में ये फैसला किया कि आर्मी अब सियासत के अंदर किरदार अदा नहीं करेगी। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा लेकिन इसके बावजूद कुछ सियासी लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नामुनासिब प्रोपेगेंडा मुहिम जारी रखी। ये आर्मी चीफ का कहना है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है फौज के खिलाफ, क्योंकि फौज ने यह फैसला किया गुज़िश्ता साल फरवरी में गालिबन कि सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेगी फौज। तो उससे पहले यानी गुज़िश्ता साल फरवरी से पहले जितनी मरतबा DGISPR ने या बाकी फौज के सोर्सेज ने या फौज के लोगों ने जितनी मरतबा ये कहा कि हम सियासत में किरदार अदा नहीं कर रहे, तो क्या वो झूठ था? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये क्लेम तो उससे पहले भी किया जा रहा था कि हम सियासत में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। तो क्या उससे पहले झूठ बोला जा रहा था? और अगर तब झूठ बोला जा रहा था तो अब जो बयान है उसके ऊपर हम कैसे यकीन कर लें? यानी 2021 की फरवरी से पहले फौज सियासत में रोल प्ले कर रही थी लेकिन कह रही थी हम नहीं कर रहे, और आज वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे और हम नहीं कर रहे। लेकिन कैसे हो सकता है कल आने वाला कहेगा जी अभी फिर रोल प्ले कर रहे थे? तो इसलिए पहला सवाल तो ये पैदा हो जाता है। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके सरबराह ने भी कहा था कि हुकूमत हमने फौज के कहने ऊपर गिराई थी। तो ये फिर कैसे हो गया? अगर तो ये फैसला कर लिया गया था कि सियासत से बाहर रहना है, तो फिर सेनेट में सादिक संजरानी का जादू कैसे चला था? वो अकलियत के बावजूद कैसे जीत गए थे? फिर अभी आज की खबर देख लें कि अमेरिकन क्या कह रहे हैं। और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का फैसला वजीर आज़म पाकिस्तान नहीं आर्मी चीफ करते हैं। अमरीकी ओहदेदार का आज का बयान है। ये व्हाइट हाउस में जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर की जिम्मेदार हैं लीजा कर्टिस, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये ताल्लुकात का फैसला आर्मी चीफ करते हैं, वजीर आज़म नहीं करते। तो फिर सेनेट इलेक्शन में जो खुफिया कैमरे पकड़े गए उनके बारे में आज तक पता क्यों नहीं चला कि ये कहां से आए और किसने लगाए? तो फिर वजीर आज़म हाउस के बाहर कैदियों वाली वैन कौन लेकर आया? किसके कहने पे आई? क्योंकि शेख रशीद थे उस दिन वजीर दाखिला, उन्होंने तो नहीं कहा था। फिर कंटेनर्स कौन लेकर आया रेड जोन के चारों तरफ? शेख रशीद थे वजीर दाखिला, उन्होंने तो नहीं कहा था कि यहां कंटेनर लेकर आओ। तो फिर इस्लामाबाद रेड जोन को इस तरह बंद कर दिया गया। तो फिर इस्लामाबाद के बड़े होटल के 22 कमरे इमरान खान साहब की पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान को किसने दिलवाए? यानी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है वहां कोई कमरा खाली नहीं था, क्योंकि 23 मार्च की परेड होने वाली थी और सारी की सारी जो बुकिंग है वो पाक फौज ने की हुई थी बड़े होटलों की। तो किस तरह से 22 कमरे रातों रात अरेंज हो गए और ये सारे लोग वहां जाके ठहर गए, ये भी सवाल मौजूद है। जमीरों के सौदे इस्लामाबाद में कैसे हुए उस दौरान में, ये भी सवाल मौजूद है। तो फिर सहाफियों पर बोलने के जुर्म के अंदर जो तशद्दुद हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जो टॉर्चर उन्हें किया गया, और जो 50 के लगभग मुकदमात पाकिस्तान में पहली मरतबा दर्ज हुए हैं, इन मुकदमात के पीछे कौन था? क्योंकि हमें तो सियासी जमातें साफ कह रही हैं, हर सियासी जमात कह रही है कि हमारा कोई ताल्लुक इन मुकदमात के साथ नहीं था।
सब लोग खुद बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के जनाब ये मुकदमे आप पे जिन्होंने कराए हैं वो जाने और आप जाने, हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर ये कौन करवा रहा था? तशद्दुद किसने करवाया? सियासी लोगों पे। सियासी लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने पर नंगा करवाकर किसने मारा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पे तो फौज की बदनामी हो रही है कि कोई बंदा फौज पे या फौज के सरबराह के ऊपर या कोई उंगली उठाए या सवाल उठाए तो उसको उठा के लोग ले जाएं और ले जाकर उसको नंगा करके मारे, तो इसमें तो फौज की बदनामी है। ये भी आज तक पता नहीं चला। तो फिर कौन सा मीडिया सेल, या आप ये कह लें कि मीडिया कंट्रोल सेंटर जो बहुत ताकतवर है, वो एक मखसूस सियासी जमात को दबाने के लिए लगातार मीडिया को मोटिवेट करता रहा और कार्रवाइयां करवाता रहा। तो फिर बैकडोर चैनल मुज़ाकरात कौन कर रहा था? अगर कोई सियासत में किरदार नहीं था तो फिर पैगामात कौन भिजवाता था और कौन जवाबात मौसूल करता रहा? तो फिर डिफेंस का एक मकान, लाहौर में बता रहा हूं, लाहौर डीएचए का एक मकान है, वो क्यों पंजाब हुकूमत के लिए या पंजाब हुकूमत के सिलसिले में बहुत अहम सूरत हाल इख्तियार कर गया? तो फिर गुज़िश्ता साल एक बड़ी सियासी जमात का बंदा रावलपिंडी के एक बड़े होटल से एक बहुत बड़े दफ्तर में बड़े लोगों को मिलने के लिए लगातार क्यों जाता रहा? बाद में उसकी गाड़ी की डिग्गी के ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। तो फिर खुफिया मुलाकातें क्यों होती रहीं जो बार बार रिपोर्ट होती रही? फिर रिटायर्ड फौजियों को क्यों ये कायल करने की कोशिश की जाती रही कि साबिक वजीर आजम इमरान खान एक बेहतर आदमी नहीं था? तो फिर तोशाखाना समेत दीगर मुकदमात किन दफातर में किन लोगों ने बैठकर बनाए? बहुत सारे लोगों के पास, सहाफियों के पास, हमारे पास तफसीलात मौजूद हैं, ये सब लोग जानते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आते हैं जो उठाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो बैरूनी ममालिक हैं उनसे मुलाकातें कौन करता रहा? ये भी एक सियासी अमल है, सियासतदानों का करने का काम है। और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे इस तरह से होती रही हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कुछ और बातें की, मैं आपको भी बता देता हूँ। आर्मी चीफ ने कहा कि खिताब करते हुए कि हर पार्टी में फतह और शिकस्त कबूल करने का हौसला होना चाहिए ताकि आइंदा इलेक्शन में इंपोर्टेड और सिलेक्टेड के बजाय मुंतखब हुकूमत आए। उनका एक हुकूमत निकली थी, उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा 2022 में आरटीएस के ऊपर बयान बना के तो ये कह दिया गया कि एक हुकूमत सिलेक्टेड है। बाद में एक और हुकूमत आई तो उन्होंने कहा जी ये हुकूमत इंपोर्टेड है। ये नहीं होना चाहिए। हार और जीत को तस्लीम करने का हौसला होना चाहिए। पाकिस्तान में हार और जीत को तस्लीम करने का लोगों में हौसला इसलिए नहीं है कि हार और जीत के दरमियान में हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट खड़ी रहती है। एस्टेब्लिशमेंट लोगों को जिताती भी है, एस्टेब्लिशमेंट लोगों को हराती भी है, एस्टेब्लिशमेंट लीडर बनाती भी है, एस्टेब्लिशमेंट गद्दार बनाती भी है। तो ये पाकिस्तान की क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये करती रहती है तो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट से लोगों को ये शिकवा रहता है। एक बड़ी अच्छी बात की आर्मी चीफ ने, उन्होंने कहा कि 1971 में जब पाकिस्तान जंग हारा था ना इंडिया से, तो हमेशा बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और ख्वाजा आसिफ ने भी किया और लोग भी करते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ पाई थी। तो जनरल बाजवा ने उसके कुछ हकायक बताए। उन्होंने कहा जी एक तो 92,000 फौजी नहीं थे, सिर्फ 34,000 फौजी थे और वो भी बड़ी जिदारी से लड़े थे। तो ये अच्छा है कि आर्मी चीफ ने इस इशू के ऊपर बात की और ये बात करना जरूरी था। उन्होंने कहा बाकी लोग मुख्तलिफ महकमों से इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी से और 2 लाख ये तरबियत याफ्ता जो मुक्ति बानी के लोग थे उनके साथ था। इसके बावजूद फौज बड़ी बहादुरी से लड़ी थी और इसका एतराफ खुद साबिक इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मालिक शाह ने भी किया था। तो ये तो बात सच है कि इंडियंस ने जब अपने मुख्तलिफ जो इंडिया के सही बात लिखने वाले जो राइटर्स हैं या जो उस दौर के जो फौजी हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया था कि पाकिस्तान की फौज ने बड़ी जिदारी के साथ मुकाबला किया था। वो फंस गए थे, वो बहुत तादाद में कम थे, लेकिन इसके बावजूद वो मुकाबला कर रहे थे। फिर आर्मी चीफ ने एक और गिला किया। ये गिला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जरूर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन फौज इंसानी हुकूक की पामाली करती है। इंडियन और इजरायली फौज ये बहुत ज्यादा करते हैं, इंसानी हुकूक की पामाली करती है, मगर इंडिया के अवाम कमोबेश ही उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फौज दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है और गाहे बगाहे तनकीद का निशाना बनती रहती है। इसके पीछे भी एक रीजन है। जनरल साहब इसको समझना पड़ेगा और फौज की क़यादत को समझना पड़ेगा और आइंदा के लिए भी ऑफिसर्स को इस बात को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज लड़ने में बहुत बेहतर है। इस खित्ते में शायद इनके मुकाबले की फौज नहीं है। जज्बा भी बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल भी पाकिस्तान की फौज ज्यादा है
ہر جگہ پہ جہاں جاتی ہے سارے مقابلے پاکستان کی فوج جیت کر آتی ہے، UN کے مشن پر جاتی ہے، جہاں سیکیورٹی ڈیوٹیز کے اوپر جاتی ہے پوری دنیا پاکستان کی فوج کو سراہتی ہے۔ 17 جو اسلامی ممالک کی، بہت سارے اسلامی ممالک کی ایک فوج بنی ہوئی ہے، اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کی فوج نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں اور جان کی قربانی کے لیے تیار بھی پاکستان کی فوج سب سے زیادہ رہتی ہے، تو یہاں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ انڈیا کا آرمی چیف کون ہے اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ انڈین آرمی چیف کون ہے اور اگلا چیف کون آ سکتا ہے اور کتنے ناموں کی سمری اور کیا ہو رہا ہے، نہیں۔ وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور وہاں کی فوج خود اپنے آپ کو سیاست سے باہر رکھتی ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادتوں نے، عام فوجی کا سیاست سے کیا لینا دینا، فوجی قیادتوں نے اپنے فائدوں کے لیے سیاست میں بڑا رول پلے کیا ہے۔ یعنی اس وقت بھی سارے کے سارے پاکستان میں ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ 6 نام جو آئے ہیں سمری کے، یہ والا نام آ گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، وہ والا نام آ گیا تو میرا فائدہ ہو جائے گا۔ کوئی سوچتا ہے یہ نام مجھے اچھا لگتا ہے، یہ آنا چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ نام اچھا لگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساروں کو اس بات کا خوف ہے کہ آنے والا کبھی بھی نیوٹرل ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے کا کیا موڈ ہوگا، وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والا کیا کرے گا اور کس طریقے سے اس ملک کو چلائے گا۔ تو یہ جو خوف ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی فوج ڈسکس ہوتی ہے، اور یہ غلطی کبھی بھی قربانی دینے والی فوج کی نہیں ہوتی، یہ چند لوگوں کی غلطی ہوتی ہے جن کی غلطی کا خمیازہ پھر پورا ادارہ بھگتتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی قوم پہ مت ڈالیے گا، اس کی ذمہ داری کبھی پاکستان کی عوام پر مت ڈالیے گا، اس کی ذمہ داری ان فیصلہ سازوں پر ڈالیے گا جنہوں نے ادارے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ 4 مرتبہ تو ماشاء اللہ لگایا ہے۔ اب یہ آپ نے کہا کہ پچھلے سال فیصلہ ہوا ہے سیاست میں کردار ادا نہ کرنے کا، اس سے پہلے تو فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے 2008 کے اخبار میں بھی پڑھا تھا کہ ISI کا جو سیاسی ونگ ہے اس کو بند کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جنرل پاشا پہ الزامات لگے اور دیگر جنرلز پہ الزامات لگے۔ جنرل ابھی ان کا نام ہے جنرل فیض، آرمی چیف کے لیے ان کا نام آیا ہوا ہے سمری میں، ان کے اوپر الزامات لگے۔ جنرل باجوہ صاحب آپ کے اوپر الزامات لگے۔ جنرل باجوہ صاحب نے ایک اور بات کی سائفر کے معاملے کے اندر، اور یہ بات جو ہے وہ BBC نے اس کو ہیڈ لائن کا حصہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جعلی اور جھوٹے بیانیے سے اب راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یعنی یہ بات انہوں نے اس طرح کی کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو رہی ہو بیرونی اور فوج بیٹھ جائے۔ لیکن دیکھیے عمران خان صاحب کے اس دعوے کے مقابلے میں ابھی تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ یا تو چیف جسٹس آف پاکستان، صدر پاکستان کا 7 مہینے 7.5 مہینے پہلے بھیجا ہوا جو لیٹر ہے اس کو نکالیں، سائفر کو، اس کے اوپر تحقیقات کر لیں، اور جب انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا مداخلت ہوئی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا جیسا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آج فرما رہے ہیں، تو پاکستان نے پھر امریکہ جیسے ملک کو ڈیمارچ کیوں کیا تھا؟ پاکستان نے اس کو پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ایک بدترین مداخلت کیوں قرار دیا تھا؟ اور اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور DG ISI ندیم انجم صاحب تھے اور دیگر لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے۔ تو اس وقت تو اس کو نہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بدترین مداخلت قرار دیا گیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ یہ پاکستان برداشت نہیں کرے گا اور اس پہ پاکستان مذمت کرتا ہے، اور پاکستان نے امریکہ کو اس کے بعد ڈیمارچ کیا تھا۔ اور عمران خان صاحب تو ابھی بھی اپنے بیانیے پہ کھڑے ہیں، وہ اس پہ رائے فرار کیا ہوتی ہے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ دوستی ہو، غلامی نہ ہو، اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نکالا گیا تو اس سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر عمران خان کو نکال دیا تو ساری غلطیاں معاف، اور اگر عمران خان کو نہ نکالا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ساتھ میں رشیا کے دورے کے اوپر بھی اعتراض تھا۔ تو اس طریقے سے وہ سائفر موجود ہے، اگر اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو کیٹیگریکلی اس کے اوپر انکوائری کروائی جا سکتی ہے اور وہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔ تو آرمی چیف صاحب کی بات کے بعد یہ سوالات پیدا ہوتے تھے، سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ادھر سب لوگ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو آرمی چیف بنانے کے لیے جو ہے وہ پر تول رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں۔ سمری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہے۔ لیٹس سی وہ کس کو بناتے ہیں آرمی چیف۔ جنرل عاصم منیر سے لے کر نیچے جنرل عامر تک یہ 6 نام ہیں۔ بیچ میں جو ہے وہ جنرل ساحر شمشاد ہیں، جنرل اظہر عباس ہیں، جنرل نعمان ہیں، جنرل فیض ہیں۔ تو یہ جو جنرلز ہیں ان میں سے کوئی ایک بنے گا آرمی چیف اور ایک بنے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنے گا ایک ان میں سے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن اب پتہ کیا ہو رہا ہے، نجم سیٹھی کا سٹیٹمنٹ دیکھیں۔ عاصم منیر کسی کی سائیڈ نہیں لیں گے، وہ حقیقت اور سچ کی سائیڈ لیں گے۔
یعنی وہ اپنے اپنے فیوریٹس کی جو ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں. کوئی جنرل فیض حمید کی بتا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی ہے, کوئی اس کی چلا رہا ہے, کوئی اس کی چلا رہا ہے. میرے خیال میں ان چیزوں سے گریز کیا جانا چاہیے, اور یہ شہباز شریف کا فیصلہ ہے, شہباز شریف کو کرنا چاہیے, اور آئین اور قانون کے مطابق کرنا چاہیے. آئین سے باہر جا کر, قانون سے باہر جا کر کریں گے, معاملہ کورٹ میں جائے گا, پاکستان کی پھر بدنامی ہوگی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.